हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो एज अ पार्ट ऑफ आवर यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज, आज जो है हम यूपीएससी मेंस जीएस 2 के गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाले पोर्शन का पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे एंड दिस इज पार्ट 2। ओके, तो इससे पहले कल कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हमने जो गवर्नेंस से रिलेटेड थे वो देख लिए थे, राइट। सो वो पार्ट 1 में देख लेते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप ये पार्ट 2 अभी देख रहे हैं पहली बार, तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये एनालिसिस के थ्रू आपको क्या मिलेगा और कैसे आप इस एनालिसिस को यूज कर सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन में जो है बेटर हो। ठीक है, अब बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक्स आज हम देखेंगे, राइट, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। अब देखो, ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि बड़ा ही, एज आई मैंने इससे पहले वाले एनालिसिस में बोला था, इट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, बहुत सारी पॉलिसीज और इंटरवेंशन है, और जब आप क्वेश्चन देखोगे इसके तो यू विल फाइंड आउट कि ये ऐसा टॉपिक है जिससे वैसे भी कम क्वेश्चन आते हैं। प्लस दूसरी चीज ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ करंट इश्यूज से रिलेटेड होके ही आते हैं इसमें। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर की आप हर पॉलिसी नहीं पढ़ सकते, ना हर पॉलिसी के जो इश्यूज हैं वो नहीं पढ़ सकते। बट सर्टेनली कुछ सेक्टर्स या कुछ पॉलिसी जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज उनके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बट ओवरऑल आई वुड रिकमेंड कि इसके लिए ज्यादा आप एफर्ट मत डालना, मेनली अपने आप को करंट अफेयर्स तक लिमिट करना। अब जो नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर। अब देखो, टॉपिक तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस या तो एनजीओ या एसएचजी पे हैं। इनके अलावा किसी और पे क्वेश्चंस ही नहीं आए इस टॉपिक से। तो दैट्स वाई इस टॉपिक में आपको जो है अपने आप को इन दोनों पे लिमिट करना है कि एनजीओ और एसएचजी क्या होते हैं, क्या उनका रोल है, कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए आपके पास। प्लस वो जो रोल प्ले कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या उन्होंने पॉजिटिव्स किए हैं, कितने इफेक्टिव रहे हैं जो रोल दिया है उनको उसको प्ले करने में, क्या इश्यूज और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एंड अगेन, जब इश्यूज और चैलेंजेस की जब भी बात आएगी आपको, तो आपको जो है उसके सजेशंस, वे फॉरवर्ड या सोल्यूशंस भी देने होंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। तो इसके लिए भी मैंने आपको बड़ी डिटेल में प्रीवियस पार्ट में बताया था कि कैसे एक लिस्ट बना लो वल्नरेबल सेक्शंस का। एंड अगेन आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप वल्नरेबल सेक्शंस को जो है एक जनरल फ्रेमवर्क दूंगा इसके लिए, कि कैसे आप जो है उनके ऊपर नोट्स बना लो एक 5-10 वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर, एंड दैट वुड बी मोर देन एनफ। ठीक है, वो आपके लिए काफी होगा। ठीक है, तो वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर नोट बनाना है। ठीक है, नाउ अगेन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो थोड़े जेनरिक हो जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन डील करना डिफिकल्ट होता है। बट अगेन उसको भी जब आप डील करोगे तो वही अपनी कॉमन सेंस के अंडरस्टैंडिंग और जो जनरल रीडिंग है उससे डील करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यस, जैसे मान लो स्पेसिफिक वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वुमेन हो गए या ओल्ड एज पीपल हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इनके ऊपर नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि आप देखोगे इस टॉपिक से इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आए। ठीक है, और अगर आज किसी ने नोट्स बना रखे हैं तो वो बड़ी इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकता है। ठीक है, तो चलो बिना डिले किए देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में से है वो है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ एनजीओज एंड एसएचजीज। ठीक है, क्योंकि मेनली इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब देखो, ये 2020 में क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। माइक्रो फाइनेंस, देखो टर्म्स को आप ध्यान रखना और देखना कि ये टर्म्स बार बार रिपीट हो रही हैं हर क्वेश्चन। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस is an anti-poverty vaccine and it is aimed at asset creation and income security of rural poor in India. Evaluate the role of self-help group. Directly आपसे पूछा कि you have to evaluate the role of self-help group, but किस चीज के लिए, किस चीज के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, इन दी ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। क्या ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं? एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी। तो इन दोनों ट्विन ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहा रोल सेल्फ हेल्प ग्रुप का? अलोंग विथ एम्पावरिंग वुमेन, और वुमेन इंपावरमेंट करने में क्या रोल रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट अब आप देखो और क्या क्वेश्चन आए थे इससे पहले। नाउ इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन कंटेम्प्रेरी टाइम पॉइंट्स टू स्लो बट स्टडी विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। Examine the role of self-help group in developmental activities.
अब एक बात बताइए, क्या क्या एसेट क्रिएशन, इनकम या एंटी पॉवर्टी, इज इट नॉट अ डेवलपमेंटल एक्टिविटी? इट इज अ डेवलपमेंटल एक्टिविटी। एंड देन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट दिस एसेट। तो बेसिकली आपको उनका रोल क्या है, अगेन यू हैव टू एग्जामाइन, मतलब आपको देखना है ऑब्जेक्टिवली कि क्या रोल प्ले किया है, कितने इफेक्टिवली प्ले किया है, क्या लेकुने रह गए। एंड देन यू हैव टू टेल कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, राइट? मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एसएचजी। अब अगला क्वेश्चन आप आगे देखोगे, दैट इज ऑन दी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक मेजर लिया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, राइट? ये मेजर लिया था गवर्नमेंट ने एक टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट? इज इंडियाज ओन इनोवेशन हैज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आई होप आप ये टर्म्स देख के समझ रहे होगे, क्वेश्चन में जब की टर्म्स सेम होते हैं मतलब क्वेश्चन एक सेम थीम के अराउंड है, ठीक है? और जब आप देख रहे हो कि एसएचजी में हम ऑलमोस्ट हमेशा कि क्या उसका रोल है और उसके रोल में कितने इफेक्टिवली उन्होंने वो रोल प्ले किया है, और वो रोल जो प्ले किया है उसमें मतलब क्या लेकुने भी रह गए, मतलब क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या क्या बैरियर्स हैं, वो भी आता है आपको क्वेश्चंस में। और लास्टली आपको ये भी आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है? तो यही 4-5 डायमेंशन है एसएचजी पे, इनके अक्रॉस आपको नोट बनाना होगा। प्लस इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको जो है चाहिए होंगे एग्जांपल्स, यू नीड एग्जांपल्स। तो आप 5-6 एग्जांपल्स रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप के जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट इज द पेनिट्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरियाज in promoting participation in development program is facing socio cultural hurdles, right? तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो रोल है कि रूरल एरियाज में वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन प्रमोट करें। अगेन यू कुड रिलेट इट टू दिस वन, फर्स्ट वन, राइट? कि वो जो है कुछ हर्डल्स फेस कर रहा है, so, कुछ चैलेंजेस सोशो कल्चरल हर्डल्स फेस कर रहा है, तो ये एग्जामाइन करके आपको बताने हैं। Next is again the legitimacy and accountability of self-help group and their patrons, that is microfinance outfits, need systematic assessment and scrutiny for sustained success। मतलब बेसिकली जो लेजिटिमेसी और अकाउंटेबिलिटी को लेके कुछ इश्यूज हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस के, दैट्स वाई उसको बार बार असेस करना है और उसको स्क्रूटनाइज करना है, अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा, राइट? तो आई होप आप इतने सारे क्वेश्चन देख के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे कुछ आइडिया लगा होगा आपको कि कैसे एक ही थीम पे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू गो बैक एंड सी द आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको बेसिक स्टार्ट करना होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है, उनका रोल क्या है, ठीक है? और गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए उनको प्रमोट करने से, एक लाइन ये भी लिख सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आप इवेलुएट करके उनको कि कितने इफेक्टिव रहे हैं वो इनकम जनरेशन और एसेट क्रिएशन, right? That how effective they have been, in income generation and asset creation. तो ओवरऑल अगर एसेट क्रिएशन की बात करें, सो दे हैव बीन क्वाइट इफेक्टिव। अगर नीति आयोग, सॉरी नीति आयोग सेकंड एआरसी की रिपोर्ट भी पढ़ोगे, राइट? बिकॉज मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसकी एक रिपोर्ट में बता रखा है कि जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन जब मेंबर बनती है, तो जिस भी हाउस होल्ड की वुमेन किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बनती है, तो उस हाउस होल्ड के एसेट्स बढ़ जाते हैं, उस हाउस होल्ड की इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि डबल इनकम। सो यू कुड से दैट सर्टेनली इट हैज हेल्प्ड इन एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी। बट एक लकूना रह गया जो, देखिए, तो इन्होंने थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी एलिवेशन दे हैव हेल्प्ड इन एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी। एग्जांपल दे दो कुदमश्री का, जो काफी सक्सेसफुल रहा है। बट एक लकूना क्या रह गया है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात की जाए कि खुद के जो बिजनेस, जो छोटे छोटे बिजनेस वो स्टार्ट कर पाए, तो दिस हैज नॉट बीन सो सक्सेसफुल, राइट? ये वाले पार्ट एस्पेक्ट में एसएचजी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि कई एसएचजी लोन तो देते हैं पर जो एंटरप्राइज वो रन करते हैं वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाता। और क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स, लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट एंड सम अदर फैक्टर्स लाइक सोशो कल्चरल हर्डल्स जो हम बात कर रहे थे, या फिर जो और भी जो दूसरी चीजें स्किल्स वगैरह इसकी बात कर रहे थे वो। उसके बाद empowerment ऑफ वुमेन, इसमें देर इज नो डाउट दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज लेड टू empowerment ऑफ वुमेन। अगेन सेकंड ईआरसी की अगर रिपोर्ट पढ़ोगे, आई थिंक इट्स रिपोर्ट 9 ऑन सोशल कैपिटल, तो उसमें बता रखा है कि एक स्टडी हुई थी, तो देखा गया था कि जिस भी हाउस होल्ड में वुमेन बनी पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, उस हाउस होल्ड में देखा गया कि व्हाट इट वाज सीन इन दैट हाउस होल्ड कि जो आपका जो उस हाउस होल्ड में वुमेन का जो से है वो इंक्रीज हो गया है। और वुमेन का से इंक्रीज हो गया बिकॉज शी इज नाउ अर्निंग इनकम एंड शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड। सो वुमेन का दोनों चीज हो गया, देयर इज एम्पावरमेंट बोथ इकोनॉमिकली
तो देयर इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्योंकि वो अब इनकम अर्न कर रही है, एंड देयर इज ऑल्सो सोशल एम्पावरमेंट। बट यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप फेल हो रहा है, तो उसके लिए वे हेड देना होगा। तो ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, डिजिटाइजेशन, राइट, क्रेडिट एक्सेस फर्दर जो है डिजिटाइज किया जाए, लिंकिंग विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लोकल बॉडीज के साथ भी इनका जो है ज्यादा लिंकिंग हो या इंटीग्रेशन हो, ताकि ये जो है मिलकर उनके साथ जो है डाइवर्स फंक्शंस परफॉर्म करें, राइट। अब सिमिलर वीन में सिमिलर तरीके से है जो है हम आपके दूसरे क्वेश्चंस को भी एड्रेस करते हैं, ठीक है। नाउ हियर इट सेज कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जब से आए हैं तो स्टेट का रोल कम हो गया है, राइट। सो आपको बताना होगा कि जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हैं स्टेट का रोल विड्रॉ नहीं हुआ है, रादर स्टेट का रोल चेंज हो गया है। पहले स्टेट डायरेक्टली वेलफेयर एक्टिविटीज देता था, तो अर्लियर स्टेट डायरेक्टली यूज्ड टू अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, बट नाउ व्हाट स्टेट इज डूइंग इज वो डायरेक्टली नहीं, वो बेसिकली इनडायरेक्टली कर रहा है, राइट। इट इज फैसिलिटेटिंग। तो स्टेट क्या है बेसिकली, आप सबको पता होगा, स्टेट ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया है, विच इज दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि रूरल एरियाज में, इट्स वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दैट इन रूरल एरियाज दैट एवरी वुमेन, एवरी हाउस होल्ड से, हर हाउस होल्ड से जो है वो एक वुमेन जो है शुड बी अ पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। सो वुमेन को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनाने का जो है इसका एम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, NRLM, ठीक है। कि वुमेन एक तो पार्ट बने सेल्फ हेल्प ग्रुप का, दूसरा उनको जो है स्किल्स प्लस ट्रेनिंग दी जाए, और तीसरा जो है फंडिंग, फंडिंग या क्रेडिट बोले। और इसी के साथ साथ फिर आप बोलोगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, SLBP, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो अगेन ये भी क्या है, उनको क्रेडिट देने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में? पहले गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी मशीनरी के थ्रू जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहा था, बट अब गवर्नमेंट रोल प्ले कर रहा है एक इनेबलर का। तो पहले तो ये बताएंगे, उसके बाद आप एग्जामाइन करेंगे रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एग्जामाइन में आप बताइए दैट इट हेल्प्स इन इनकम सिक्योरिटी, इट हेल्प्स इन एसेट क्रिएशन, इट हेल्प्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, और एम्पावरमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा बताओगे कि जिस हाउस होल्ड में वुमेन एम्पावर होती है वहां ये देखा गया है कि उनका जो है मतलब हेल्थ इंडिकेटर्स, जो है एजुकेशन इंडिकेटर्स पे बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल, राइट। तो ओवरऑल उन हाउस होल्ड का डेवलपमेंट होता है, एंड ओवरऑल इट लीड्स टू रिडक्शन इन पावर्टी, ठीक है। ओवरऑल इट लीड्स टू रिडक्शन इन पावर्टी, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं, राइट। एंड मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, राइट। तो ये तो दो की मेजर्स हैं, राइट। इसके अलावा भी आप और भी मेजर्स बता सकते हैं, ठीक है, जहां गवर्नमेंट फैसिलिटेट या सपोर्ट कर रही हो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। So I hope this is clear. Now moving on. Now अब again सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम पे आपको क्वेश्चन आ गया है, राइट। दैट और आपको बताना है कि कैसे ये जो प्रोग्राम है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, हाउ इट इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आई होप अभी तक आप समझ रहे हो कि सेम ही कंटेंट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सेम कंटेंट, कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप से, कैसे पीछे भी कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, यहाँ भी कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, राइट। तो हर जगह सेम कंटेंट यूज कर रहे हैं, राइट। सो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हुआ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है। नाउ इंडिविजुअली एक ऐसा ग्रुपिंग होता है जहां सब लोग जो पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सब एक साथ आते हैं। और बैंक देखिए, नाउ बैंक क्या है, बैंक किसी इंडिविजुअल पुअर पर्सन को लैंड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती, और हर एक इंडिविजुअल को लैंड करने में बैंक की ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये बैंक क्या करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेंड करता है। और अगेन इसमें ऐसा है कि बैंक रिलक्टेंट होते हैं इनको भी लेंड करने में, तो बीच में जो है एनजीओ वगैरह जो है वो अगेन वो आ जाते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं लेंडिंग, राइट। कि एनजीओ बीच में या तो डायरेक्टली कर देता है बैंक, या फिर जो है एनजीओ आके फैसिलिटेट करते हैं, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फिर फर्दर अपने जो है मेंबर्स को लेंड करते हैं। एंड अगेन ऐसा नहीं कि बैंक जो है, आपको ये मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म। बेसिकली मान लो एक पुअर पर्सन है, तो इसके पास बहुत ही कम सेविंग होती है, राइट। तो इसकी सेविंग के अगेंस्ट इसको देख के इस एक सिंगल पुअर पर्सन को बैंक पैसा नहीं देगा। बट ऐसे 10 पुअर पीपल अगर साथ मिल जाएं और अपनी सेविंग्स एक साथ ले आए, तो साथ मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं, पूल करते हैं, दे पूल देयर सेविंग्स, राइट। और ये जो सेविंग्स का पूल है इनका, या तो इसको डायरेक्टली इनको लेंड करते हैं, या फिर सेविंग के पूल के अगेंस्ट ये लोग जो है बैंक से लोन लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं,
और वो क्रेडिट यहाँ पे जो किसी भी एक पुअर पर्सन है उसको लेंड करते हैं। एंड अगेन एक एडवांटेज ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कि रिपेमेंट रेट्स ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। क्योंकि पीयर प्रेशर होता है तो रिपेमेंट रेट्स जो लोन लिया गया है उसका ज्यादा होता है। अदरवाइज इंडिविजुअल पुअर को करें तो शायद से इतना ज्यादा रिपेमेंट रेट्स ना हो। तो इस तरीके से बेसिकली क्रेडिट फ्लो करता है पुअर पर्सन को पैसा मिलता है, प्लस नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसमें उनको स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से उनको जो है इनेबल किया जा रहा है कि सो दैट उनको पैसा भी दिया जा रहा है, स्किल्स भी दिए जा रहे हैं और उनको सपोर्ट भी दिया जा रहा है टू इनेबल देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस या कुछ जो है एक्टिविटीज अंडरटेक करें। और जब वो अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास इनकम आएगी तो पॉवर्टी एलिवेशन होगा। दूसरी चीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेनली वुमेन को पार्ट बनाया जाता है, ठीक है, वुमेन ओरिएंटेड है सेल्फ हेल्प ज्यादातर, राइट। क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड है, जैसे मैंने बताया पहले कि वुमेन एम्पावरमेंट दो एस्पेक्ट्स दो तरीके से हो रहा है। इनफैक्ट आप इसमें अगर ब्रीफली पॉलिटिकल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल भी ऐड कर सकते हो। इकोनॉमिक तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, इकोनॉमिक बिकॉज वुमेन आर अर्निंग। पॉलिटिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल बहुत क्लियर है। आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉवरमेंट पॉलिटिकल इंपॉवरमेंट भी हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर से, पेनेट्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरियाज इन प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज फेसिंग सोशियो कल्चरल हर्डल्स। तो क्या हर्डल्स हैं कि बेसिकली एक तो जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं तो कई बार इसमें जो है लोग हैं उनमें जो है क्लास डिफरेंसेस है या कास्ट डिफरेंस या कुछ और जो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो जब एक ग्रुप में डिफरेंसेस होंगे तो वो ग्रुप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। एंड अगेन ये चीज किसका फॉल्ट है? ये लोगों का फॉल्ट नहीं है। ये बेसिकली जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग जो एनजीओ कर रहे हैं क्रिएट, क्योंकि उनको टारगेट्स मिलते हैं तो बस टारगेट्स पूरा करने के लिए कोई भी ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। वो देख के एक ग्रुप नहीं क्रिएट करते कि जहां सबका सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, राइट। और दूसरी चीज इसमें यह है कि बेसिकली वुमेन का अगेन पेट्रियार्कियल बैरियर्स भी फेस करती हैं वुमेन इसमें, ठीक है। तो ये भी एक चीज आप बता सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप बताओगे। एंड अगेन एग्जामाइन है तो ओवरऑल आप बताओगे कि बैरियर्स हैं बट डिस्पाइट बैरियर्स दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव फंक्शनड क्वाइट वेल। और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में जो है काफी हेल्प की है, प्लस पॉवर्टी एलिवेशन में भी काफी हेल्प की है, ठीक है। Next, again, legitimacy and accountability of self-help groups and their patrons, that is microfinance, needs systematic assessment and scrutiny for sustained success of the concept. Discuss. तो पहली बात तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस की लेजिटिमेसी से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेसिकली एक इशू आया था, जब ये क्वेश्चन आया था कि कई जो है फेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं, राइट, करप्शन का इशू है। दूसरी चीज कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा दिया जा रहा है तो कई बार माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो फेल हो रहा है। एंड विदाउट माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ हेल्प ग्रुप को सस्टेन करना बहुत मुश्किल रहेगा। सेम केस माइक्रो फाइनेंस वालों की बात करें तो उनके साथ जो है सबसे बड़ी इशू ये आ रही थी कि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। वो जो है पुअर से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। एंड अगेन इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो चार्ज करेंगे तो ये जब इनको लेंड करेंगे तो पुअर पॉवर्टी से बाहर निकलने की जगह पॉवर्टी में वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो अगेन दैट्स व्हाई वी नीडेड सिस्टमेटिक असेसमेंट एंड स्क्रूटनी। बट एट द सेम टाइम आप कहोगे कि ओवरऑल इट हैज बीन इफेक्टिव। कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, वो जो है जैसे उनको स्किल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस दिया जाए या मार्केट एक्सेस दिया जाए, इस टाइप की जो चीजें कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अगेन कुछ जनरल कंटेंट में आपको बता देता हूँ एंड ये आपको पीपीटी में मिल जाएगी। डेफिनेशन क्या है? एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है ऐसे लोगों का जो एक साथ आए हैं ताकि जिनका सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है और जो सेम टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो वो एक साथ आते हैं कि मिल के हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और हमारी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करें। नाउ रोल प्लेड टू इनकरेज एंड मोटिवेट इट्स मेंबर टू सेव, कि उसके मेंबर्स को मोटिवेट किया जाए कि वो सेविंग करें, राइट। वो सेविंग करेंगे तो उस सेविंग को बाद में आगे जो पूरा ग्रुप इकट्ठा करता है और फिर पूल करके या तो उसके अगेंस्ट लोन लेता है, फिर उस लोन से कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड अगेन परसुएट देम टू मेक अ कलेक्टिव प्लान फॉर जनरेशन ऑफ एडिशनल इनकम, कि सब मिलके कोई बिजनेस शुरू करने की जो है ट्राई करें, ठीक है। एंड इट विल बी अ कॉन्ड्यूट फॉर फॉर्मल बैंकिंग सर्विस। तो नॉर्मली एक कोई पुअर को बैंकिंग सर्विस लेना बहुत मुश्किल होता है, बट जब कई पुअर एक ग्रुप बना लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, अपनी सेविंग्स पूल कर लेते हैं, तो बैंकिंग जो है क्या कर सकते हैं बैंक्स, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप से डील कर सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कॉन्ड्यूट बन जाता है जिसके थ्रू जो है बैंकिंग सर्विस जो है पुअर पर्सन तक, जो इसके मेंबर्स हैं, जो पुअर पीपल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन तक पहुंच पाए, उनको क्रेडिट वगैरह और दूसरी जो है बैंकिंग सर्विसेज, इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, ठीक है।
नाउ इवोल्यूशन ऑफ एसएचजी, तो ये पूरा एक इवोल्यूशन का है, ये अगेन कहाँ से लिया है, सेकंड एआरसी, ठीक है। तो ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, राइट। आपको पीपीटी में देख लेना है, मैं इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स ऑल फैक्चुअल, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ एस्पेक्ट या कोई एग्जाम्पल आप निकाल के अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे देखो, जैसे 1992 में सेवा स्टार्ट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बाय ईला भट्ट, विच ऑर्गेनाइज्ड वुमेन वर्कर्स, एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्रीजिंग इनकम एंड एसेट्स, enhancing their food and nutritional standards, increasing organizational and leadership strength। तो ये चीज भी जो रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप में है आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर बाद में फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गई, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलके जो है फेडरेशन बनाने लग गए, जैसे गुजरात स्टेट महिला सेवा, तो ये एग्जाम्पल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बनकस्था हो गया, महिला सेवा एसोसिएशन हो गया, ये सारी फेडरेशन आ गई, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। एंड मोस्ट पॉपुलर वन, कुदुम्बश्री इन केरला, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको थोड़ा केस स्टडीज का पढ़ना, कि ऐसा क्या था कुदुम्बश्री में कि जो वो सक्सेसफुल रहा, वो इतना सक्सेसफुल है केरला में, ठीक है। एंड अगेन ये जो प्रोग्राम्स थे, इन सबसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला, इन सबसे हमें लगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इट बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेंसस था ऑन ट्विन कॉन्सेप्ट कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाए और वो ग्रुप्स खुद को मैनेज करें, राइट। ऐसा नहीं कि स्टेट बाहर से मैनेज करे उनको, वो ग्रुप्स खुद को मैनेज करें, तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंपावरमेंट। सो अगेन एक चीज मैं आप हाईलाइट करना चाहता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्राइमरीली इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट का काम करते हैं, ठीक है। सो दे प्राइमरीली हेल्प इन इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। एंड अगेन इसके बाद जब ये देखा कि एक जगह ये मॉडल सक्सेसफुल है, तो इसके बाद हर जगह कंट्री में जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, एंड इट वाज मेड अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना जरूरी है, ठीक है। अब इम्पैक्ट की बात करें, तो एक ये जो स्टडी की बात कर रहा था मैं, राइट, एक स्टडी हुई थी नाबार्ड की कि इवैल्यूएशन स्टडी, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, पीछे क्वेश्चंस में आपसे जहां पूछा गया है वहां पे आप ये डेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इट फाउंड दैट कि जो हाउस होल्ड एसएचजी के अंदर आते हैं, या जिन जिन हाउस होल्ड के मेंबर्स एसएचजी के पार्ट थे, दे रिपोर्टेड इंक्रीज इन एसेट्स, राइट। मेंबर्स ने सेविंग्स की हैबिट डेवलप की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया रूरल एरियाज में, ठीक है। नेट इनकम पर हाउस होल्ड बढ़ गई, ठीक है। एंड जो 41.5% ऑफ हाउस होल्ड थे, वो जो थे स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, बट इसके बाद एसएचजी के बाद इट केम डाउन टू 22%। सो इट हेल्प्ड इन poverty elevation, financial inclusion, women empowerment एंड बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। सो ये भी चीजें जो है आप लिख सकते हो, क्या रोल प्ले किया और कितने इम्पैक्टफुल रहे। मेजर्स टेक मेजर्स टेकन, तो ये फॉर्म करना स्मॉल ग्रुप्स, उनको बैंक ब्रांचेस से लिंक करना फॉर क्रेडिट डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। सो इसको हमने बोला है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, राइट। तो इसमें छोटे छोटे ग्रुप बनाए और उनको जो है बैंक ब्रांचेस से लिंक करना ताकि उनको क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। तो ये है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, नाबार्ड ने 1992 में लॉन्च किया फॉर माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज टू दी एसएचजीज, पर्टिकुलरली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्रेडिट है, ठीक है। फिर राष्ट्र महिला कोष है, ठीक है। अगेन ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे इसके थ्रू जो है फंडिंग दी जा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंडिंग देने पे फोकस्ड है, पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको और क्या चाहिए, तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंडिंग ऑब्वियसली चाहिए, बट फंडिंग सबको मिलती है, राइट। बट फंडिंग के अलावा आपको हैंड होल्डिंग प्लस स्किल्स, ठीक है, प्लस मार्केट एक्सेस, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें भी जो है आपको देखनी, मतलब जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, इनफैक्ट यही एक लकूना रह गया है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, सिडबी का एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है, ठीक है। वो भी है कि उसके थ्रू जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंड्स फ्लो करते हैं, राइट। बजट अगेन 2019 का है यहाँ पे लिखा हुआ, इससे पहले का भी अगर अगर लेटेस्ट जो आपको बजट दिखे उसमें जो है, अगर आपको लेटेस्ट बजट दिखे तो उसमें कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मेजर लिया गया हो, दैट यू कुड हाईलाइट हियर, राइट। सो जैसे इस बजट में क्या दिया गया था कि फॉर एवरी वेरीफाइड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जिनके पास जनधन बैंक अकाउंट होगा,
ओवरड्राफ्ट अलाउ किया जाएगा, राइट। 2020 के बजट में भी इनके लिए मेजर लिया था, और 2021 जो अभी का बजट है उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन है इनके लिए क्या है, इनको आई थिंक लोन देने के लिए जो है कुछ मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है। तो 1 woman in every self-help group was made eligible for loan up to 1 lakh under Mudra scheme, ठीक है। And collateral free loans, right? So doubling collateral free loans to women self-help group from 10 lakh to 20 lakh in the first COVID stimulus package, जो first COVID stimulus package आया था, अगेन उसमें जो है इनको कोलेटरल फ्री, मतलब बिना किसी चीज को गिरवी रखे लोन्स देना, ठीक है। बट अब देखो, स्टिल डिस्पाइट ऑल दिस, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत अच्छा काम किया है और इम्पैक्ट भी काफी है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, बट अभी भी उनका फुल पोटेंशियल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी नहीं रियलाइज हुआ है, बिकॉज कुछ इश्यूज और चैलेंजेस है। क्या है कि फर्स्ट, जो मेंबर्स हैं सारे पुअरेस्ट फैमिली या सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, एक कॉमनैलिटी नहीं है, तो कई बार कुछ मेंबर्स डोमिनेट करते हैं और कई बार ये ग्रुप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्रुप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, राइट। एंड सबसे बड़ा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने माइक्रो फाइनेंस में तो बहुत अच्छा काम किया कि फाइनेंस मिल गया है लोगों को, बट वो फाइनेंस प्रॉपरली जो है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है, राइट। एंड अगेन जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप टेकअप कर रहे हैं, दे आर लो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज एंड दैट टू इन प्राइमरी सेक्टर, तो अगेन जो इनकम एक्टिविटीज हैं वो लो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। स्किल्स और एक्सेस टू मार्केट, राइट, ये भी नहीं है, ठीक है। रीच, अगर रीच देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट का, तो नॉर्दर्न स्टेट्स, अर्बन एरियाज और पेरी अर्बन एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव नॉट बीन सो सक्सेसफुल, जबकि साउदर्न स्टेट्स में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है, साउदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स। देन देर इज लैक ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन करप्शन का इशू है, जो मैंने आपको बताया, फेक एसएचजीज बना के जो है पैसा लेने के लिए कई लोग जो है ऐसे काम करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन वे अहेड, क्या किया जा सकता है, तो वी नीड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस, राइट, और प्रमोटर एनजीओस, ठीक है, इनको और इंसेंटिव्स दिए जाए ताकि ये और अच्छे से काम करें, राइट। तो कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रमोटर्स हैं या उनको जो है सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोला जाए कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करो, उनको कुछ अचीव करने में हेल्प करो, तो उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, राइट। तो इंसेंटिव्स मिलेंगे इफ यू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन बिकमिंग मोर इफेक्टिव एंड मोर सक्सेसफुल। टेक्नोलॉजी का यूज करें टू गिव एक्सेस टू मार्केट्स एंड फाइनेंस, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू ऑल द 3 पिलर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सिर्फ मेंबर्स नहीं, बट गवर्नमेंट फंक्शनरीज और बैंक फंक्शनरीज, राइट, तीनों इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वो लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एंड दे कुड ऑल्सो बी लिंक टू कॉर्पोरेट्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस तरीके से उनको पैसा भी मिलेगा एंड जो है वो कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, डेवलपमेंटल वर्क कर पाएंगे। डिजिटाइजेशन ऑफ एसएचजीज की, अब एसएचजी जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दे यूज करना, अगेन वही चीज की यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू गिव एक्सेस टू मार्केट एंड फाइनेंस, दिस इज लिटरली द सेम पॉइंट, ठीक है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए उनको सपोर्ट जो चाहिए वो रिक्वायर्ड सपोर्ट भी दिया जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनजीओस, ठीक है। और एनजीओस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उस टॉपिक में से मेनली एसएचजी और एनजीओस पे आते हैं, और एनजीओस पे भी काफी कम क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो रीसेंट चेंजेस, राइट, तो बेसिकली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड को ये है कि जब एफसीआरए, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके रूल्स में कुछ चेंजेस किए थे टू प्लेस मोर स्क्रूटनी ऑन दी फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओस, क्योंकि ये देखा गया था कि कई एनजीओस को फॉरेन फंडिंग मिल रही थी और वो इस फंडिंग को मिसयूज करते, कई बार अगेंस्ट दी स्टेट, कई बार जो है प्रोपेगेंडा करने में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को जो है अपोज करने में जो इस फंड को यूज करते, राइट। और इस पे सीबीआई और आईबी की रिपोर्ट्स थी, तो इसीलिए उनको जो है ये मिसयूज जो है फॉरेन फंडिंग का था उसको कर्व करने के लिए नए रूल्स लाए थे। बट ऑन दी अदर हैंड कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि ये जो आप नए रूल्स लाए हो, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो जेन्युइन एनजीओज हैं जो इस फॉरेन फंडिंग को वेलफेयर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं उसको भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट वाज आस्क्ड कि आपको आस्क किया था एग्जामाइन क्रिटिकली। अब इसको अभी डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता क्योंकि ये जो था तब का करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। Now, next is how can the role of NGOs be strengthened in India for development works relating to protection of environment, ठीक है।
तो ऐसे काम जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए जो डेवलपमेंट वर्क्स लिए जाते हैं, जैसे आपका एफॉरेस्टेशन हो गया या फिर कुछ और जैसे आपके डेवलपमेंट वर्क्स हो गए, तो इसमें एनजीओस का रोल कैसे स्ट्रेंथन करें। ना अगेन बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसे डायरेक्टली डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा इसको, बट अगेन अब सेकंड पार्ट देखिए, डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन मेजर कंस्ट्रेंट्स, राइट। तो ये कंस्ट्रेंट्स क्या है, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो यहाँ पे, तो इन्हीं कंस्ट्रेंट को जो है आप रेक्टिफाई करोगे, तो जो रोल है उनका स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के केस में हम देखें, तो एनजीओस का मेजर कंस्ट्रेंट क्या है, एक तो ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि उनके पास जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, एक सबसे बड़ा ये। दूसरा, उनके पास जो है फंडिंग नहीं है प्रॉपर। तीसरा जो है, उनके पास जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका ईआईए जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह होता है, उसमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका, कि प्रॉपरली कि उनको जो है मतलब एक ईआईए में मतलब मेंशन्ड हो क्लियरली कि जो लोकल एनजीओ जो है इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। और इसके अलावा और दो तीन जो इश्यूज हैं, जैसे उनके अगेन एक ह्यूमन रिसोर्स को लेके भी इशू है, लीडरशिप को लेके भी इशू है एनजीओस का, कि उनको जो है क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स इस चीज के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर काम वो किस पे कराते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे, राइट। तो कई बार उनको जो है वॉलंटरी बेसिस पे इतने लोग नहीं मिलते कि वो जो है जो अपना वर्क अंडरटेक कर पाए। अगेन ये जनरल इश्यूज भी हैं, उसी को आप स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हो, ठीक है। एंड अगेन इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप बता सकते हो कि स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वहाँ पे जो है उनको जो है ऐसे एनजीओ से एसोसिएट करें, राइट। एनजीओ को मतलब स्कूल्स कॉलेजेस कॉलेजेस से एसोसिएट करें और वो प्रोग्राम्स लॉन्च करें, राइट, कि एफॉरेस्टेशन कैंपेन्स वगैरह ये, इसके थ्रू जो है ज्यादातर लोग जो है वॉलंटरीली इन्वॉल्व हो, ठीक है। दूसरा, टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए क्या कर सकते हैं, उनको फंडिंग दी जाए, गवर्नमेंट उनको फंडिंग ज्यादा से ज्यादा दे, जो इन्वायरमेंटल एरियाज में वर्क कर रहे हैं तो फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट दें, जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, राइट। तो ये भी कर सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट के लिए सारे एनजीओ वर्क कर रहे हैं, उनका एक फेडरेशन बना दिया जाए, या एक एसोसिएशन बना दिया जाए ऐसे एनजीओ का, राइट। तो बेसिकली क्या होगा कि कलेक्टिवली वो एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो ज्यादा बेटर वे में जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू वुड हैव डेल्ट विद। अब एक जनरल फ्रेमवर्क में दे देता हूँ एनजीओ के लिए आपको, कि एनजीओ में क्या क्या कंटेंट आपको चाहिए। पहली चीज डेफिनेशन चाहिए, तो उसमें आपको बताना होगा कि दे आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नाइदर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नॉर मार्केट। तो देखो, दो चीजें जो हॉलमार्क होती है एनजीओ की, वो ये है कि दे आर वॉलंटरीली फॉर्म्ड, यानी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फॉर्म करती है, लोग आपस में मिलकर वॉलंटरी फॉर्म करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि दे आर ऑटोनॉमस फ्रॉम स्टेट, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट उनको कंट्रोल कर रहा है, स्टेट से ऑटोनॉमस है, ठीक है। एंड दे नॉर्मली वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और कॉज, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस की बात करें या फिर जो मतलब क्या रोल प्ले करते हैं, तो गवर्नेंस में दे हैव रीडिफाइंड द रोल ऑफ स्टेट। आज की डेट में, पहले क्या होता था कि सारा काम जो है स्टेट ही कर रहा होता है हर चीज, बट आज की डेट में स्टेट के अलोंग सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी में भी एनजीओ जो है काफी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं या काफी स्कीम्स पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको इम्प्लीमेंट करने में जो है एनजीओ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, एक और चीज है कि कंपेयर टू ब्यूरोक्रेसी दे आर मोर फ्लेक्सिबल और इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस है, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी के कंपैरिजन में ये ज्यादा जो है मतलब कॉस्ट एफिशिएंट है और फ्लेक्सिबल भी है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज बाउंड बाय रूल्स, प्लस दीज आर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब एनजीओ ज्यादातर देखा गया है कि लोकल लोगों से ज्यादा जुड़े होते हैं, तो इसलिए लोकल लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। एंड ऑल्सो ओवर अ टाइम जब एनजीओ बहुत समय से अपने फील्ड में काम करते हैं, जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो जब ये एक ही फील्ड में बड़े समय से काम करते हैं, तो ओवर अ टाइम दे डेवलप एक्सपर्टीज, राइट। और उस फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज बन जाती है, तो उस फील्ड में वो काफी जो है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको ये लोग जो है सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट सप्लांट या सप्लीमेंट करते हैं, मतलब कुछ कई जगह जो है गवर्नमेंट मान लो स्कीम्स पॉलिसीज निकालती है, वहां ब्यूरोक्रेसी के साथ वर्क करते हैं टू मेक दोज स्कीम्स पॉलिसीज सक्सेसफुल, ठीक है। एंड ऑल्सो दे इनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ तो आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एग्जांपल दे ही सकते हो, जो बार बार रिपोर्ट्स लाता है ऑन क्रिमिनलाइजेशन या जो ऐसी चीजें जहाँ राइट्स वायलेट होते हैं या इस टाइप से। तो यह कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI, ये भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। तो ये जो जहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं उसको जो है इट ब्रिंग्स इट टू द लाइट एंड उसको परस्यू करता है CHRI कि जो है जो वायलेट हुए हैं राइट्स उनका जो है रिड्रेसल हो।
अब आ जाओ अगली चीज, अब देखते हैं रोल प्लेड बाय एनजीओ। तो जहां तक रोल की बात करें, तो रोल में बड़े डाइवर्स रोल्स प्ले करते हैं वो, राइट। जैसे गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो गए, तो ये हम एडीआर की बात कर सकते हैं यहाँ पे, PUCL। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। और इन्होंने क्या किया है, एडीआर ने जैसे गवर्नेंस रिफॉर्म में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए काफी एडवोकेसी की है। PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये काफी PIL लॉन्च करता है ऐसे केसेस में जहां लोगों की लिबर्टीज को जो है क्रश किया जाता, मतलब जो है स्टेट कई बार अंडरमाइन करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं गवर्नेंस रिफॉर्म के, राइट। एडवोकेसी एंड सपोर्ट इन पॉलिसी मेकिंग, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रथम एनजीओ का। तो एक एनजीओ है, ये एनजीओ एक रिपोर्ट लाता है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट बेसिस बनी फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन पॉलिसी, जिसके थ्रू फोकस होने लगा ऑन लर्निंग आउटकम्स, ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नहीं तो इससे पहले बस क्वांटिटी, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनरोल कर दो, उस पर फोकस था। बट जब से प्रथम एनजीओ का जो ऐसा रिपोर्ट हर साल लाता है, तो इट प्लेड अ रोल ऑफ एडवोकेसी एंड सपोर्ट इन पॉलिसी मेकिंग। Then they do support in implementation of various schemes and policies. सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो देखो इसमें एनजीओ का क्लियर रोल है कि बैंक, एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें भी सेल्फ एनजीओ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनजीओ को गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है और टारगेट्स देती है कि आप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करो और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो, ठीक है। इस टाइप से और भी बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज है जहाँ जिनको इम्प्लीमेंट करने में जो है आपके एनजीओ जो है मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पुअर वीक मार्जिनलाइज, तो इसमें आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, CHRI जैसे, राइट। CHRI इनफैक्ट यहाँ गवर्नेंस रिफॉर्म में भी CHRI बोल के आप पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ बता सकते हो CHRI की कई बार जो है ऐसी चीजें होती हैं जहाँ जहाँ जो वीकर सेक्शन से उनके राइट्स जो है अंडरमाइन किए जाते हैं, या ट्राइबल से उनके राइट्स अंडरमाइन किए जाते हैं, तो उनके राइट्स की एडवोकेसी के लिए जो है आपके पास ये एनजीओ आते हैं। जैसे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, इस टाइप से जो है मजदूर किसान सशक्तिकरण, MKSS, राइट। तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जो पुअर मार्जिनाइज्ड वीक वल्नरेबल सेक्शन से उनके उनको जस्टिस देने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए जो है ये काम करते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे क्लियर है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। अगेन ये कई बार जो है इट हैज हाईलाइटेड द इशू ऑफ पोल्यूशन, राइट। पोल्यूशन का इशू इसने हाईलाइट किया है कई बार, ठीक है, और भी कई इन्वायरमेंटल इश्यूज हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे प्ले अ रोल ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एंड एनरिचिंग डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे अगेन आप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो, कैसे वो डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह लाने की बात करता है, जिससे इलेक्शंस क्या हो, फ्री और फेयर हो, क्रिमिनलाइजेशन कम हो, एंड अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इट विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड विल एनरिच द डेमोक्रेसी। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे रोल दे दिए हैं, सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं एनजीओ के, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, कंसर्न्स और इशू क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के इशू है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के इशू क्यों, अगेन जैसे फॉरेन फंडिंग का कैसे यूज करते हैं, इवन जो गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है उसको कितनी प्रॉपरली वो यूटिलाइज करते हैं और कितनी ट्रांसपेरेंसी से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। कई बार जो है फॉरेन फंडिंग होती है तो दे आर इन्वॉल्व इन रिलीजियस कन्वर्जन, कई बार जो डोनेशंस को मिसयूज करते हैं या डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ द कंट्री, राइट। सीबीआई ने जैसे रिकॉर्ड बताया कि only 2.9 lakh NGOs out of 30 lakh file annual financial, तो देर इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि इनको जो इतना सारा फंडिंग आता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट की तरफ से प्लस लोगों की तरफ से भी बहुत सारा फंडिंग आता है, तो उसको कैसे यूज करते हैं उसका कोई जो रिकॉर्ड नहीं फाइल करते हैं, ठीक है। सिर्फ 2.9 लाख एनजीओ ने फाइल किया आउट ऑफ 30 लाख एनजीओ, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है रिमेनिंग एनजीओ का कि उन्होंने पैसा कैसे खर्च किया है जो उनको डोनेशंस मिली, राइट। आईबी रिपोर्ट है कि some NGOs are acting in detrimental to the public interest and national security, राइट। तो ये आईबी की रिपोर्ट है। देन देयर इज इशू ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब कि ये फ्रीली फंक्शन कर सके विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कई बार गवर्नमेंट के लॉज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, जैसे FCRA, राइट। कई बार देखा गया है और कई सिविल सोसाइटी ने बोला है कि
कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इट रिटेलिएट्स राइट अगेंस्ट द एनजीओ जो उनकी उनकी जो लेक्यूने या उसको जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। देन कोऑर्डिनेशन, तो एक ही फील्ड में बहुत सारे एनजीओ हैं बट वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो देयरफॉर ये भी एक मेजर इशू है। अदरवाइज अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली जो है वो काम कर पाएंगे। देन डिक्लाइन इन वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एंड लिमिटेड फंड्स एंड बीइंग कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज आर सम इश्यूज। ठीक है, तो रूरल एरियाज में कम एनजीओ करते हैं, तो व्हाट शुड बी डन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सजेस्ट किया था कि देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट एनजीओ, राइट। अभी तक जितने भी एनजीओ है वो आपके सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाते हैं, बट अगेन ये बहुत पुराना एक्ट है एंड इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ होना चाहिए इनको रेगुलेट करने के लिए जो इनकी ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस करे। नीति आयोग ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे एनजीओ दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। एनजीओ should also be subject to social audit, okay। Then increased participation of young people by engaging schools and colleges with NGOs। तो अर्ली एज में ही उनको जो है एनजीओ से एंगेज कराया जाए, उनके साथ काम करने के लिए भेजा जाए। देन कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन ऑफ एनजीओ जो मैंने आपको पहले बताया। फिर नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो एक एक्रेडिटेशन होना चाहिए एनजीओ का कि कौन जो है एक्रेडिटेड एनजीओ हैं, राइट। और सेल्फ रेगुलेशन अल्टीमेटली एनजीओ को फोकस करना चाहिए, और एनजीओ के पास भी एक फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए जिससे वो अपनी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस रजिस्टर कर सके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड अगेन बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस टॉपिक में अगर आपको फ्रेमवर्क पता है और उस फ्रेमवर्क में आपने अपने नोट्स बना लिए तो ये टॉपिक आपका हो गया। तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, आपको उनके लिए क्या स्कीम्स हैं, क्या उन स्कीम्स का परफॉर्मेंस है, और फिर इन्हीं सेक्शंस के लिए क्या मैकेनिज्म है, क्या लॉज हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या बॉडीज हैं जो इन सेक्शंस के प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए हैं। तो ये सब आपको लिस्ट डाउन कर लेनी है और कितने अच्छे से वो काम कर रही है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इतना पता हो जाएगा तो आप इसके जो है क्वेश्चंस का आंसर कर दो। हाँ यहाँ देखो, अगेन ये थोड़े पुराने क्वेश्चन हैं, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीएसएस, तो अब ये रेलिवेंट नहीं है, बट इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया वल्नरेबल सेक्शन को लेके। तो अगेन डायरेक्टली ये पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली कंप्लेन्स ऑन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन इराडिकेटिंग द सफरिंग ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है मतलब कंप्लेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है प्रॉपरली, कई सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन के लिए है, बट स्टेट गवर्नमेंट्स उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करे, राइट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है आपको, क्रिटिकली इवेलुएट करना है कि कैसे जो सीएसएस का स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग होगा, हाउ इट विल हेल्प इन एमुलेटिंग द कॉज ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, कि कैसे रीस्ट्रक्चरिंग में स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी है, तो स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी होने से वो बेटर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और बेटर इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो इट विल लीड टू वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। और आपको एक क्रिटिकली इवेलुएट करना था। Now next is, do government schemes for lifting up vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them lead to their exclusion in establishing businesses in urban economies, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में बड़ा मुश्किल होगा, बट बेसिक थीम ये है कि गवर्नमेंट कई स्कीम्स लाती है, राइट, फॉर वेलफेयर स्कीम्स, राइट, इसमें गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, राइट। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स किस चीज पे फोकस कर रही है, वल्नरेबल बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, कि उनको जो है रिसोर्सेज दे दे, राइट। उनको जो है मतलब बेसिकली उनको एक तरीके से इट इज नॉट टीचिंग देम हाउ टू अर्न देयर ओन मनी, रादर बस उनको डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं या कुछ जो है रिसोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है। रादर देन ट्रेनिंग देम टू, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस नहीं है, बस उनको जो है अपने गवर्नमेंट क्या है वेलफेयर बेनिफिट्स दे रही है, बट कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैपेसिटी बिल्डिंग पे कैसे फोकस होगा, तो इसीलिए जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस नहीं होगा तो अर्बन इकोनॉमी जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, क्या वो वहां पे जाके कॉम्पिट कर पाएंगे, क्या अपने बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, नहीं। तो यही चीज आपसे पूछा है कि डू यू थिंक कि ऐसा होता है कि ये होता है, तो आप बोलोगे कि पार्शियली होता है और पार्शियली नहीं होता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन परफॉर्मेंस ऑफ vulnerable schemes for vulnerable section, welfare schemes for vulnerable section, ठीक है। एंड अगेन यहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात कर रहे थे कि vulnerable section के लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं बहुत सारी, उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं। एंड अगेन डोंट वरी, अभी आगे मैं आपको एक साथ बहुत सारे इश्यूज लिस्ट डाउन कर दूंगा,
अराउंड 9 to 10 इश्यूज, क्या इश्यूज हैं जो इन स्कीम्स के साथ हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं की स्कीम्स के साथ क्या इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो वहां पे देख लेंगे, ठीक है। नाउ इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस जो है इतना इफेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं इफेक्टिव है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, तो ये एक प्रॉब्लम है, राइट। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑल स्टेज, तो दो चीजें हैं, अवेयरनेस नहीं है और दूसरा है कि पार्टिसिपेशन नहीं है एट ऑल लेवल्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है, डिस्कस करना है विद एग्जांपल्स। नाउ देखो, अगर बात करें तो देर आर सेट ऑफ इम्पोर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, जैसे अम्ब्रेला स्कीम फॉर SC ST माइनॉरिटीज, अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, राइट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये सब, ठीक है। तो इस टाइप से और भी 10-12 आप लिस्ट बना सकते हो। तो दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये बस आपको एक चीज बताने के लिए कैसे कर सकते हो। फिर दूसरी चीज, जैसे मान लो हम शेड्यूल कास्ट लेते तो उनके वेलफेयर के लिए कैसे, तो उनके वेलफेयर और एम्पावरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करो, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करो, सोशल एम्पावरमेंट की बात करो, और अदर स्कीम्स की बात करो जहां उनका वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो है डिफरेंटली एबल्ड हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उन सब के लिए इस टाइप से जो है क्या मेजर्स है लिखने हैं आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपको बेसिकली, मान लो अब कोई क्वेश्चन आया, सोशल इंपॉवरमेंट रिलेटेड आया, ठीक है, वहां सीधा आप ये देख के आर्टिकल 17 अपने नोट्स में देखोगे, आर्टिकल 17 आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका, या सीधा हर चीज जो है आपके पास, मतलब बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए इस टॉपिक के आंसर्स लिखना, ठीक है। बस इतना करना है आपको 5-10 वल्नरेबल सेक्शंस। नाउ इश्यूज क्या है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, जो स्कीम्स है पॉलिसीज उनके साथ, अवेयरनेस नहीं है, देन डिफिकल्टी इन अवेलिंग बेनिफिट्स, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, नॉट होलिस्टिक, मतलब जो बेनिफिट्स हैं वेलफेयर स्कीम में वो एक ही चीज के प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट उनको जो है होलिस्टिक बेनिफिट चाहिए, ठीक है, तो उस एक चीज भी जो प्रोवाइड करें उसका भी बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। लैक ऑफ फोकस ऑन इनेबलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, सो अगेन ये जो अर्बन इकोनॉमीज वाला क्वेश्चन था, कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस नहीं, बस उनको जो है वेलफेयर बेनिफिट्स दे दे के जो है डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, देन टारगेटिंग का इशू है, टारगेटिंग मतलब जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उनको नहीं मिल रहा, राइट, जो हम बोलते हैं ना एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर्स, राइट, वो हो रहे हैं। And such scheme also neglect social prejudices and the need for social change, right? तो ये पर्टिकुलरली वुमेन के केस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई वेलफेयर स्कीम्स हम लाएं, बट जब तक हम ये उसमें इनग्रेन नहीं करते कि क्या पेट्रियार्कल फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है, मतलब पेट्रियार्की को जो कैसे डील करना है, वो जब तक उस स्कीम के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करते तब तक वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगी, राइट। देन डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, राइट, उनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी मेकिंग में काफी कम है, एंड एट टाइम्स इट लीड्स टू सोशल डिवीजन, राइट, किसी एक सेक्शन को बेनिफिट के लिए स्कीम्स लाते हैं, तो कई बार दूसरे सेक्शन जो हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है, मतलब उसके थ्रू एक सोशल डिवीजन हो जाता है। Now, way ahead, obviously, focus should be on empowerment and capacity building. Capacity building मतलब skills दो, फंड्स दो, राइट, ट्रेनिंग दो उनको, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप में हैंड होल्डिंग करो ताकि वो खुद से पैसा कमा सके, ताकि वो स्टेट पे डिपेंडेंट ना हो फॉर वेलफेयर बेनिफिट्स, ठीक है। बाकी इंपावरमेंट तो मैंने आपको बता ही रखा है। देन फोकस ऑन ब्रिंगिंग सोशल चेंज, की डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं तो उनके लिए जो सोसाइटी में परसेप्शन है, जब तक उसको चेंज नहीं किया जाएगा तब तक आप कुछ भी लॉ ले आओ, कुछ भी पॉलिसी ले आओ, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, ठीक है। Then use of technology, तो technology to deliver services to vulnerable sections, right, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। नाउ ओवरऑल एक जनरल फ्रेमवर्क में बता देता हूँ। तो वल्नरेबल सेक्शन कौन हो गए? SC ST OBC ओल्ड एज चिल्ड्रन वुमेन डिफरेंटली एबल्ड और माइनॉरिटीज, यहाँ ट्रांसजेंडर भी ऐड कर लो, ठीक है। और भी कुछ आए आपको आप ऐड कर सकते हो, बट अगेन ये सारे जो है मेन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादातर है, इसके अलावा कुछ और भी है तो उसको ऐड कर लो, और जो से फ्रेमवर्क बताया है उसके हिसाब से उनके ऊपर नोट्स बनाओ। जैसे यहाँ पे पहले आपने सबको ऐड कर लिया, अब देखो कि क्या वल्नरेबिलिटीज है उनकी, क्या इकोनॉमिक, क्या जैसे वुमेन है, वुमेन की क्या वल्नरेबिलिटी है इकोनॉमिकली, कि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं मेन पे, राइट, काफी वुमेन, राइट, एंड व्हाई, बिकॉज उनको एजुकेशन और स्किल्स नहीं मिलती, ठीक है? तो सारी उनकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो लिखनी है आपको, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, फिजिकल, पॉलिटिकल। फिर बाद में मेजर्स, तो जैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड अदर स्कीम्स, राइट, इस टाइप से आपको जो है मेजर्स भी बताने।
नाउ एक और क्वेश्चन आया था, अगेन ये कहीं ना कहीं आप जो है इसको या तो पॉलिटी का जो है क्वेश्चन भी मान सकते हैं, पॉलिटी में जो है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज है उसका क्वेश्चन मान सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको इधर वल्नरेबल सेक्शंस के लिए भी जो एक मैकेनिज्म है उसको मान सकते हैं, राइट। तो अगेन वेरियस वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी में, हर किसी के लिए बहुत सारी कमीशन है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन, राइट। कितनी सारी कमीशन हैं, राइट। और कहीं ना कहीं सर्टेनली सबका जुरिस्डिक्शन ओवरलैप करता है, जैसे जैसे मान लो अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग में डेथ हुई, राइट, तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी देख सकता है, और जो नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन है दोनों देख सकते हैं उस केस को, ठीक है। सिमिलरली वुमेन के केस में हो गया, राइट, या जो है चिल्ड्रन के केस में हो गया, तो जो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है, राइट। तो ये क्वेश्चन कहता है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या इज इट बेटर कि हम जो है सारी कमीशंस को मर्ज कर दें ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और आपसे पूछ रहे हैं कि आर्गुमेंट्स दो। तो ऑब्वियसली अब बताओगे कि बहुत सारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए कमीशन है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या एक कॉमन सेट ऑफ रूल करते हैं। बेसिकली जो ये वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए क्या बेटरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स हैं, वो कितने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड काम कर रहे हैं वो देखते हैं। कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट हो तो वो देखते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड कितने अच्छे से काम कर रहे हैं वो देखते हैं। कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट हो तो वो देखते हैं, राइट। दे एडवाइज ऑन प्लानिंग प्रोसेस की कैसे इन सेक्शंस का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्या पॉलिसी बनाए उसमें एडवाइस करते हैं, ठीक है। देन क्या रिपोर्ट देते हैं कितने अच्छे से सेफगार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन देते हैं कि कैसे इनको और बेटरली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि कमीशन प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिए है। नाउ मर्जर की बात की जाए कि सारे कमीशन को मर्ज कर दें एनएसआरसी में, तो आप देखो कि सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन है जो पहले हमने देखा, यही फंक्शन है, बस अलग अलग कैटेगरीज के लिए। नाउ अगेन ऑल्सो एक आर्ग्यूमेंट है कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेटा। तो अभी कई बार देखा गया है कि कई फंक्शन जो है अंडरस्टाफ्ड है, ये है, इतना रिसोर्स नहीं है। तो अगर सबको मर्ज कर देंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, तो सबको रिसोर्सेस मिलेगी और डेटा भी सारा एक जगह आएगा, राइट। तो इट विल मेक दिस, इट, यू कैन आर्ग्यू दैट इट विल मेक दिस कमीशन बेटर। नेक्स्ट इज दैट मल्टीपल डिप्राइवेशंस एंड वल्नरेबिलिटी। सो ये भी एक चीज है कि ऐसा नहीं है, कोई वुमेन भी हो सकती है, प्लस शेड्यूल कास्ट या प्लस डिफरेंटली एबल्ड भी हो सकती है। अब से समवन हैज दिस प्रॉब्लम, वुड शी गो टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और वुड शी गो टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और वुड शी गो टू यू नो डिफरेंटली एबल्ड के लिए जो कमिश्नर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ एक ही पर्सन के पास कई बार मल्टीपल डिप्राइवेशन होती है, इसलिए इनको मर्ज करना जो है सही रहता है। बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑल्सो मर्ज करने से कोहेरेंस आएगी पॉलिसी में, ठीक है। बट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, जैसे एनएचआरसी में मर्ज करने की बात करें तो एनएचआरसी एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट कुछ बॉडीज इसमें क्या है, कुछ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ बॉडीज स्टैट्यूटरी है, कुछ बॉडीज नॉन स्टैट्यूटरी। तो ऐसे सबको मर्ज करना अगेन प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी कितना है, लीगली कितना फिजिबल है वो देखना हो। दूसरा, एनएचआरसी इटसेल्फ फेसेस क्रिटिसिज्म कि ये टूथलेस टाइगर है, तो इसका मतलब उसमें दूसरे मर्ज करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। एंड अगेन हर वल्नरेबल सेक्शन की वल्नरेबिलिटी अलग है, तो इसलिए वी नीड अ स्पेशलाइज्ड कमीशन। एंड देन एक ही कमीशन को सब कुछ देंगे तो इट विल लीड टू ओवरबर्डनिंग। बाकी कंक्लूजन आप दोनों में से एक दे सकते हो, बट आई वुड से इट इज बेटर टू से दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। जो अभी के मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, राइट, rather than merging everything. We need to strengthen the existing mechanism. जैसे ओबी जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रेंथन करना होगा। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे इससे। अगेन देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आए थे, कितना मेजर है। जैसे नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, राइट। सो अगेन ये उस टाइम पे आई थी और डिस्कशन में चल रही थी, तो इसीलिए क्वेश्चन आया। देन ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016, तो अगेन अराउंड दैट टाइम पास हुआ था ये एक्ट, तो इसीलिए उस पर क्वेश्चन आया, ठीक है। सिमिलरली वेदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कैन इन्फोर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो अगेन ये भी, या तो आप इसको पॉलिटी का क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो,
या फिर इधर भी ट्रीट कर सकते हो। एंड अगेन कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चल रहा था उस टाइम पे कि क्या माइनॉरिटी जो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं क्या उसमें रिजर्वेशन किया जा सकता है या नहीं, राइट, डिबेट चल रहा था। तो अगेन उसके अराउंड ये क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन तो अब ये आपका जो है लास्ट पार्ट बचा है। एंड दिस इज लाइक आई वुड से दो तीन चीजें बताऊंगा। एक तो वेटेज जो है बहुत कम है। दूसरी चीज, इट इज वेरी रैंडम, बहुत ज्यादा रैंडम है, ठीक है। तो व्हाट मैक्सिमम यू कैन डू इज कि आप बस करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हो। ध्यान रखना कि कोई भी पॉलिसी हो, कुछ न्यू पॉलिसी आए या कोई पुरानी पॉलिसी में बड़ा कंट्रोवर्सी हो, तो उसको ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली सोशल सेक्टर को लेके। एंड उसके क्या इश्यूज हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या जो है चैलेंजेस हैं उसको जो है समझना है, ठीक है। अदरवाइज इसमें आई वुड रिकमेंड ज्यादा टाइम मत देना, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि इसके लिए आपको कहीं एक फिक्स सोर्स मिल जाए, या इस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादातर आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसका वेटेज भी कम है और बहुत रैंडम है। अब क्वेश्चन देखो, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो। नाउ अगेन कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था। जब ये क्वेश्चन आया था तो एक डिबेट चल रहा था, राइट, कि देयर आर वेरियस कंपीटिंग पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शंस among various competing sectors, right, and stakeholders. So competing sectors and stakeholders के बीच में policy contradiction होती है। As a result क्या है कि environment जो है properly protect नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो ये current affairs में था कि बहुत सारी policies ला रहे हैं हम, at the same time जो है मतलब क्या है कि जो environment protection है वो proper focus नहीं जा रहा उस पर, ठीक है। And you had to give illustrations here, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे बताओगे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटी की, एक तरफ डेवलपमेंट की बात है, एक तरफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है, राइट। तो अगेन कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज आ रही है। जैसे गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट भी करना है बट गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट करना है, राइट। अब गवर्नमेंट में कुछ एजेंसी, जैसे अब मान लो कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है गवर्नमेंट की, उसका इंटरेस्ट क्या है कि उसका किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसी भी हाल में किया जाए। बट कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये मान लो जो फॉरेस्ट सर्विस के मेंबर्स हैं, उनका ये कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो या जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनका क्या है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। तो अगेन इस टाइप से जो है एक पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। Then you have to give examples कि how development policies have led to environmental degradation, कि कैसे जब इतने सारे competing वो हैं उसमें ultimately development के फेवर में प्रिवेल होता है, और कैसे जो है development policies led to environmental degradation। तो डैम्स बोल सकते हो, कोस्टल जोन का डेवलपमेंट बोल सकते हो, अर्बन डेवलपमेंट में आप बोल सकते हो बैंगलोर और मुंबई। बैंगलोर का केस में आप बोल सकते हो कि बैंगलोर जिस हिसाब से बनाया गया है, बहुत सारी उसकी वेटलैंड्स क्या कर दी गई, इंक्रोच कर दी गई और डिस्ट्रॉय कर दी गई, ठीक है। सेम इज द केस विथ मुंबई। जब एग्रीकल्चर की बात करो तो अगेन डेवलपमेंट में क्या है, अब यहाँ एग्रीकल्चर में आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, टू डबल द फार्मर्स इनकम। तो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट हियर। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, डबल फार्मर्स इनकम, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्मर्स को इनपुट सब्सिडीज देगी कि आप ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करो। वो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, वो ज्यादा बिजली यूज करेंगे, तो बिजली ज्यादा यूज करेंगे तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, और फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे उसका रन ऑफ से पोल्यूशन होगा। तो अगेन आप देख रहे हो कि कैसे गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी है डबल द फार्मर्स इनकम, बट उसके लिए जो एक्शंस लिए गए, पॉलिसी लिए गए, इट अंडरमाइंस द इन्वायरमेंट। Now, industries on the banks of Ganga River is another example जहां हमें डेवलपमेंट भी चाहिए बट डेवलपमेंट के चक्कर में हमने इन्वायरमेंट को जो है कॉम्प्रोमाइज किया। थर्मल पावर प्लांट्स भी, ठीक है। तो मूविंग ऑन, यू कुड से कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक साथ कर सकता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जांपल दो, जैसे ऑफशोर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, इको टूरिज्म, कुसुम स्कीम, अर्बनाइजेशन में इको निवास एंड ईसीबीसी स्टैंडर्ड्स और ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो जिससे डेवलपमेंट भी होगा और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर कि ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कंसोनेंस में हो। नाउ अगेन कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा जीएस 3 का क्वेश्चन कैसे आ गया, बट ये जीएस आपका 2 का क्वेश्चन है।
और 1991 वी नो एलपीजी किया गया था और एलपीजी ने कई डिमांड्स पुट की थी इकोनॉमी पे और पूछा है कि क्या ये डिमांड्स को गवर्नमेंट ने एडिक्वेटली एड्रेस किया। तो लेट्स सी। तो पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है और क्यों किया गया, फिर क्या एलपीजी की डिमांड्स थी, तुम्हें बताओ कि जब से एलपीजी आया है अवर इकोनॉमी नीड्स टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी अब ओपन अप हो गई है। पहले तो ये था कि इकोनॉमी प्रोटेक्टेड थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह इसके कारण, बट अब इकोनॉमी ओपन अप हो गई है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी के ओपन अप होने के कारण अब इकोनॉमी को बाहर से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर लो, तो टेक्सटाइल सेक्टर में क्या, वियतनाम से इंडिया को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में, जगहों पे जो है इंडिया को बाहर से कंपटीशन फेस करना है। देन दूसरी चीज है कि 1991 के बाद जो ग्रोथ हुई है उसका जो है बेनिफिट पुअर को इतना नहीं मिला है। सो अगेन वी नीड टू, ग्रोथ बहुत हाई थी बट जो इंक्लूसिव नहीं रही, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा एरिया है। देन वी नीड इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। तो ये जो थी डिमांड्स थी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जो ग्रोथ होगी वो इंक्लूसिव रहे, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। अब आप इसी पैरामीटर्स पे देखो तो कॉम्पिटिटिवनेस में हमने इंप्रूव किया है बट इतना नहीं किया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी हम जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में बहुत लो रैंक है हमारी, ठीक है। और तो अगेन यहाँ पे जब आप बताओगे ना तो यहीं पे आप बता दोगे कि क्या जो है लेकुने रह गए, बट ऐसा नहीं कि नहीं, टोटली नहीं कर पाए, पार्शियल सक्सेस भी रहा है। जैसे इंप्रूवमेंट हुआ है ईओडी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिडक्शन हुआ है, ठीक है। नीति आयोग का बनाना, 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास करना, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट, इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ईपीआई में पुअर रैंक, एयर क्वालिटी जो सिटीज की है वो बहुत पुअर है, अर्बन फ्लड्स, ठीक है। एंड हाई, अगर अगेन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 50% रिडक्शन हुआ बट स्टिल वी हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। तो अल्टीमेटली आप फोकस करोगे किस पे, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और कुछ आइडियाज है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सर्विसेज, ये आइडियाज आप हर जगह चेप सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पूरा ये 2013 का है। अब ये स्कीम रेलेवेंट भी नहीं रही है, अभी तो रुर्बन स्कीम आ गई है इसकी जगह, बट मोर और लेस थोड़ा बहुत सेम ही है ये। तो अगेन पूरा स्कीम थी कि जो रूरल एरियाज में अर्बन रूरल डिवाइड है उसको ब्रिज करना है, क्योंकि लोग रूरल एरियाज में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। तो पूरा स्कीम क्या कि वहाँ जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए, ठीक है। तो अगेन जो है 4 की एलिमेंट्स थे इसमें कि फिजिकल कनेक्टिविटी हो रूरल एरियाज की, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड ऑल दिस विल लीड टू इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड दिस विल अल्टीमेटली ब्रिज अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है। तो अगेन दीज ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। एंड अगेन आप चाहो तो ये पूरा आपको पीपीटी मिल जाएगा, यू कुड सी इट, ठीक है। और ये क्या एमिनिटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ली जाएंगी पूरा में, ये एक लिस्ट है, राइट। एंड ओवरऑल जो पूरा थी वो मोर प्रोजेक्ट बेस्ड थी एंड इट लैक्ड कन्वर्जेंस, राइट। प्रोजेक्ट बेस्ड थी, कन्वर्जेंस नहीं था, मिशन मोड अप्रोच थी। बट रुर्बन है जो होलिस्टिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, मिशन मोड अप्रोच भी है, प्लस स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है इसमें। एंड अगेन दिस इज समथिंग अगेन जो करंट अफेयर्स में था, आधार कार्ड और एनपीआर को लेके बहुत डिस्कशन हो रहा था, राइट। सो दोनों में सिमिलरिटी डिफरेंस लिखोगे आप, राइट। एंड बोथ यूज टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी, बट डिफरेंस ये है कि अलग अलग लॉज में हैं, अलग अलग पर्पस के लिए हैं, और किस तरीके से डेटा कैप्चर होता है वो भी अलग है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल एड्रेस, राइट। नाउ पोटेंशियल ऑफ, यू नो, अगेन ये जो है आपका मेनली जो है क्या आधार और इनका पोटेंशियल क्या है। तो अगेन ये जब आया था क्वेश्चन, तब आपका जो है आधार को जो इतना ज्यादा डीबीटी या इतने ज्यादा वेलफेयर बेनिफिट्स के यूज नहीं किया जा रहा है, बट आज की डेट में जो है मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स जो है यहीं से यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्या पोटेंशियल है कि बेनिफिट डिलीवर करने में, और जो है मतलब करप्शन वगैरह या घोस्ट बेनिफिशियरीज एलिमिनेट करने में बहुत यूजफुल है, राइट, जैसे एमजी नरेगा के केस में देखा। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर एनालिसिस। अगेन लास्ट के दो क्वेश्चन मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किए बिकॉज इट वाज नॉट सो रेलिवेंट, बट आपको पीपीटी मिल जाएगी तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस सम्स अप जीएस2 का, हमने पॉलिटी कर लिया, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पार्ट कर लिया, अब बस आईआर पार्ट है।
और बहुत ज्यादा डिटेल में किया है हमने इसको, बहुत सारा कंटेंट भी डिस्कस किया है, राइट। टू इस कंटेंट को एक बार दोबारा देखना और इसको समझ के, इसी समझ के बेसिस पे आप जो है अपने नोट्स वगैरह और पढ़ना जो है शुरू करना, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।